इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने वो अच्छे से कर लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही काम के क्वेश्चंस हैं ये। डोंट मिस अ सिंगल क्वेश्चन। वी विल डिस्कस 35 प्लस क्वेश्चंस इंक्लूडिंग PYQs ऑफ बुक सेकंड। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 2 मार्कर्स, 4 मार्कर्स एंड 6 मार्कर्स। सो लेट स्टार्ट विथ 6 मार्कर्स फर्स्ट। और हाँ, पेपर में कैसे लिखना है उस पर भी बात करेंगे। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल वीडियो। सो हे गाइस, दिस इज अंकित एंड यू आर वॉचिंग ह्यूमैनिटीज लवर। लेट्स बिगिन। बुक 1 की वीडियो मैंने ऑलरेडी करी हुई है अपलोड, तो उसको आप देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। इसको हम शुरू करेंगे। तो बुक सेकंड आपकी है, इसमें आप देखोगे ये सभी के सभी आपको मिलेंगे चैप्टर्स। इनकी हमें बात करनी है, इनके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। और यहाँ पर आप एक बार देख लो वीडियो को पॉज करके कि भाई किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा। इफ़ आई टेल कि यहाँ पर आप देखोगे ये जो सेकंड चैप्टर है इससे आप 4 मार्क का देखोगे, बाकी सभी से 6 का है। जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ उससे आपको थोड़ा अलग मिलेगा। यहाँ पर ये वाला चैप्टर है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, 2 मार्कर आप देखोगे 2 मार्क का आएगा। इट मीन्स 2 मार्क तक का ही हमें यहाँ से रेडी करना है। देन दिस चैप्टर 4 मार्क्स, ठीक है। और एक ये वाला चैप्टर है लास्ट वाला, यहाँ से आप 8 मार्क का देखोगे, बाकी सभी से 6 मार्क का आएगा। सभी क्या 3 चैप्टर्स बच गए हैं, तो इस वाली बुक से अलग अलग है, उसी के बेसिस पे मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हैं। वी विल डू अकॉर्डिंगली, राइट। और यहाँ पर हम फिर शुरू करते हैं 6 मार्कर के साथ में। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं जो कि मैंने बताया था आपको बुक 1 वाली वीडियो में। पहली बात तो इस वीडियो में आई विल डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, थोड़ा क्विकली बात करेंगे, पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इन डेप्थ आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो ये वाली वीडियो जाकर के देख लो। अगेन यू विल फाइंड दिस वीडियो इन दी प्लेलिस्ट, जिसका मेंशन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो प्लेलिस्ट है या पिन कॉमेंट में मैं ऐड कर दूंगा। ये वाली वीडियो में मैंने सब कुछ पूरी बुक सेकंड को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, सभी टॉपिक्स को, तो देख लेना। बाकी देखो 6 मार्क में, 4 मार्क में और 2 मार्कर क्वेश्चंस में कितना लिखना है वो मैं आपको बता दूं एक बार। ये मैंने बुक 1 वाली वीडियो में बताया था। 2 मार्कर आप देखोगे 6 क्वेश्चन आएंगे, राइट। 50 to 60 वर्ड में आपको लिखना है, 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हो 2-3 लाइन के। देन 4 मार्कर में क्या करना है, छोटा सा फ्लो चार्ट बना देना थोड़ा सा, जिसमें आप कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करोगे। तो 2 पेजेस इनफ है, ठीक है। 2 पेजेस आर इनफ, जिसमें आपका ये वाला पेज होगा और इसको जब आप पलटोगे तो साइड वाला दूसरा वाला जो पेज है वो हो जाएगा। 6 मार्क वाले में आई विल से कि भाई आपको फ्लो चार्ट ज़रूर बनाना है और 3 पेज का तो आपको लिखना ही है। बाकी देखो ये डिपेंड करता है कि आप कितना किस टाइप का लिखते हो, आप कितना खुला लिखते हो या किस टाइप का आप लिखते हो। तो 3 पेज इनफ है, जिसमें एक पेज में आपका आ जाएगा इंट्रोडक्शन और फ्लो चार्ट आ जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले में आपका आ जाएगा, आपकी जो मेन पॉइंट्स है वो आप एक्सप्लेन कर दोगे, यानी सेकंड पेज में और थर्ड पेज में, और एक पेज में आपका ये दोनों आ जाएगा। तो 3 पेज मेरे अकॉर्डिंग इनफ है। बाकी एक बार वर्ड लिमिट भी देख लेना, 170 से लेकर 180, 4 मार्क में 100 से 120 और 2 मार्कर में 50 to 60 वर्ड्स। आई होप क्लैरिटी मिल गई है। लेट्स बिगिन विद द 6 मार्क के क्वेश्चन के साथ में। पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है, हाईलाइट एनी 6 मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। एक क्वेश्चन मल्टीपल फॉर्म में भी आ सकता है, आई होप आपको इसके बारे में पता होगा। एक क्वेश्चन मल्टीपल फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। 4 मार्क का 6 मार्क की फॉर्म में बन सकता है, तो आइडिया रखना। और बाकी ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट यही क्वेश्चन बनेंगे, चांसेस है कि बन जाए, बट थोड़ा घुमा फिरा के ही दे सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी रखना अपनी, ठीक है। स्टेटमेंट या क्वेश्चन जो भी आपको मिलेगा उसको पढ़ के आपको देखना है कि भाई क्या पूछा है, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू आंसर। हाईलाइट एनी 6 मेजर कॉन्सिक्वेंसेज आपको बताने हैं पार्टीशन ऑफ इंडिया के। तो एक छोटा सा आपको देना है इंट्रोडक्शन, तो आप यहाँ से दे दोगे कि पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज द रिजल्ट ऑफ 2 नेशन थ्योरी, जो कि मुस्लिम लीग प्रपोज करती है। फिर आप इसमें बताओगे कि यहाँ पर क्या होता है कि जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इस टाइप का फ्लो चार्ट आपको बनाना है। लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट होती है, प्रॉब्लम फेस करते हैं वीमेन एंड चिल्ड्रन, किलिंग एंड एट्रोसिटीज़ आप देखते हो, रिफ्यूजी कैंप्स में लोगों को रहना पड़ता है, डिवीजन ऑफ हर्ट्स बोला जाता है कुछ राइटर्स एंड पोएट्स के द्वारा, फाइनेंशियल एसेट्स का भी डिवीजन होता है। देन सभी को एक्सप्लेन करना है, जैसे आप बताओगे कि भाई काफ़ी लोग मारे जाते हैं, 5 to 10 लाख मारे जाते हैं, कुछ सिटीज़ लाइक लाहौर, अमृतसर, कोलकाता
कॉम्यूनल जोन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी यहाँ पर काफ़ी दंगे होते हैं, काफ़ी लोगों का डिस्प्लेसमेंट होता है, काफ़ी लोगों को इधर उधर जाना पड़ता है, रिफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ता है, इनको रास्ते में अटैक इनके ऊपर हो जाया करता था, देवर किल्ड, देवर रेप्ड, राइट। और यहाँ पर वीमेन एंड चिल्ड्रन आप देखोगे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं, ये अपने हस्बैंड से, अपनी फैमिली से बिछड़ जाते हैं, इन्हें काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है, और इनके साथ रेप भी होता है वीमेन के साथ में, राइट। और इवन ऐसी चीज़ ना हो, इससे बचने के लिए खुद ही आपस में फैमिली, मतलब खुद जो फैमिली मेंबर है, अपनी जो वीमेन है, भले ही वो उनकी वाइफ है या डॉटर है, उसको मार दिया करते थे, ताकि जो फैमिली ऑनर है, फैमिली की जो इज्जत है, वो प्रिजर्व रहे, ठीक है। रिफ्यूजी कैंप्स में इन्हें रहना पड़ता था, जो कि टेम्पररी शेल्टर हुआ करते थे। डिवीजन ऑफ हट्स बोला जाता है कुछ राइटर्स एंड पोएट्स के द्वारा कि ये तो डिवीजन ऑफ हट है, दो दिलों का बंटवारा है, जो कि पार्टीशन हुआ है, राइट। और इसके साथ साथ सारी चीज़ों का डिवीजन होता है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी आप देखोगे डिवीजन होता है, और टेबल्स का, मतलब जो भी रिसोर्सेज हमारे पास थे सभी का आप डिवीजन देखोगे, तो ये कॉन्सिक्वेंसेज आपको मिलेंगे। देन देखो ये वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा सेकंड नंबर का, 3 आपको फीचर्स बताने यहाँ पर स्टेट मतलब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो एक एसआरसी के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, आपसे पूछा जा सकता है कि आपको इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो बतानी है, तो इसके ऊपर मैं 4 मार्क में दूंगा क्वेश्चन। अब ये 6 मार्कर है, जिसमें स्टेट जो रीऑर्गेनाइजेशन होता है इंडिपेंडेंस के बाद, उसके जो 3 फीचर्स हैं यहाँ पर पूछे हैं, तो आपको बताने हैं। पहले आप क्या बताओगे, पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देना कि यहाँ पर नेशन बिल्डिंग यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन के साथ, हमें यहाँ पर क्या करना था, जो भी इंटरनल बाउंड्रीज हैं स्टेट्स की उनको भी ड्रॉ करना था, उनको भी तैयार करना था। फिर यहाँ पर आप देखोगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को लेकर 3 फीचर्स। तो पहला जो फीचर है वो है रिकॉग्निशन ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्लूरैलिटी आपको मिलेगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश स्ट्रगल फॉर लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। तो आप क्या बताओगे पहले कि भाई यहाँ पर क्या है, रिकॉग्निशन होता है लिंग्विस्टिक का, यानी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनेंगे, वो कैसे होता है, ये डिसाइड किया जाता है कि हम लैंग्वेज का जो बेसिस है, मतलब लैंग्वेज को एज अ बेसिस लेके चल सकते हैं स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये यहाँ पर बोला जाता है सभी के द्वारा, दिस वॉज द एक्सेप्टेबल थिंग। और नागपुर सेशन होता है कांग्रेस का 1920 में, जिसमें क्या करते हैं, कांग्रेस की डिफरेंट यूनिट्स बनाते हैं यहाँ पर अलग अलग जगह पे, और किसके बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, कि हम महाराष्ट्र में बना रहे हैं मराठी लैंग्वेज के बेसिस पे, यानी मराठी में ही वहाँ पर सारे काम होंगे। तो ये सोचा गया कि हम कल को हमें जब इंडिपेंडेंस मिलेगी तो हम स्टेट्स को भी लैंग्वेज के बेसिस पे तैयार करेंगे, ये यहाँ पर बात होती है, ठीक है। तो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाता है। देन यू विल फाइंड आंध्र प्रदेश का स्ट्रगल फॉर लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। इसमें आप देखोगे कि आंध्र प्रदेश एक ऐसा आपको पहला स्टेट मिलेगा जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे बनता है, और इसको लेकर यहाँ पर क्या होता है, विशाल आंध्रा मूवमेंट होता है। पोट्टी श्रीरामुलु आपको मिलेंगे कांग्रेस लीडर, जिनकी यहाँ पर डेथ हो जाती है क्योंकि ये फास्ट पे चले जाते हैं, और 56 डेज़ की हंगर स्ट्राइक पे ये चले जाते हैं, इसकी वजह से इनकी डेथ होती है। फिर काफ़ी वायलेंस होती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस आप देखोगे कि यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश नाम का जो स्टेट है वो डेवलप होता है, वो मतलब क्रिएट किया जाता है कब, दिसंबर 1952 में। किससे बनता है, मद्रास, जो मद्रास प्रोविंस था वहाँ से निकाल करके यू विल सी कि आंध्र प्रदेश जो है उसको कार्व किया जाता है, उसको बनाया, उसको फॉर्म किया जाता है, राइट। देन आप देखोगे कि जब ऐसा होगा तो उसके बाद और भी बाकी जो स्टेट्स हैं वो भी डिमांड करते हैं कि हमारे लिए भी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट तैयार करो, हमें भी चाहिए। तो उसके लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को बैठाया जाता है और स्टेट्स की फॉर्मेशन होती है, एंड लैंग्वेज वॉज द बेसिस। बट यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि किस थ्योरी को, 1 लैंग्वेज 1 स्टेट। 1 लैंग्वेज 1 स्टेट की जो थ्योरी है, जो कंसेप्ट है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि हर लैंग्वेज के लिए सेपरेट स्टेट बनाएंगे, वो देखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये अपनी रिपोर्ट भी देता है, जिसको आप देखते हो कि भाई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट कहते हैं, और ये एक्ट पास होता है, एसआरसी एक्ट पास होगा, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है 1950, एक्ट पास होता है 1956 में, और 14 स्टेट्स बन के आते हैं, और 6 यूनियन जो टेरिटरीज है वो बन के आती हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन यू विल फाइंड थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाईलाइट द रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल टू ब्रिंग द प्रिंसली स्टेट्स
into the Indian Union. Support your answer with the help of any 3 examples. तो सरदार पटेल का आपको रोल बताना है, आप छोटा सा पहले इंट्रोडक्शन दोगे, उनके बारे में बताओगे कि ये लीडर थे फ्रीडम मूवमेंट के. आई होप आप वीडियो को पॉज करके पढ़ोगे भी, बिकॉज यहाँ पर क्विकली आई एम एक्सप्लेनिंग द थिंग्स. मेरा मेन फोकस पेपर में कैसे प्रेजेंट करना है वो बताना है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर को क्विकली डिस्कस करना है. एक बार अगर आपने देखो चैप्टर्स को पढ़ा है अच्छे से तो आप समझ पाओगे क्या क्वेश्चन है, उसका आंसर कैसे लिखना है. तो एक बार वीडियो को देख लेना, वन शॉट वाली को, सिलेबस को समझ लो, चैप्टर्स को, देन आप इसको देखोगे तो क्लैरिटी मिलेगी. बट स्टिल एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार देख लेना स्लाइड्स पे मैंने क्या क्या मेंशन किया है. ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा. देन आप बताओगे डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस के बारे में कि यहाँ पर बातचीत होती है. पटेल वॉज द लीडर जो कि काफ़ी नेगोशिएट करते हैं, जो राजा नहीं मानता उसको भाई मनवाने की कोशिश करते हैं कि आप इंडिया में इन्वॉल्व हो जाओ. जैसे कि एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि पटेल परसुएड महाराजा हरी सिंह टू साइन द अग्रीमेंट. ठीक है, देन इंटीग्रेशन थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू इंटीग्रेशन करवाते हैं. एग्जाम्पल के लिए मणिपुर को हम बोलते हैं कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर लो. तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसको लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको लेकर जाएंगे विद डिफरेंट प्रिंसली जो रूलर्स हैं उनके पास, बोलेंगे कि भाई आप साइन कर लो, राइट. और जब यहाँ पर कोई ऐसा प्रिंसली स्टेट नहीं मानेगा तो हम मिलिट्री एक्शन भी लेंगे. एग्जाम्पल के लिए हैदराबाद ऑपरेशन पोलो, इट वॉज यहाँ पर अंडर सरदार वल्लभ भाई पटेल ये जो ऑपरेशन लॉन्च होता है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल आपको मिलेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का. तो 3 पॉइंट्स मैंने लिखे, मैंने तीनों का फ्लो चार्ट आप बना सकते हो. यहाँ पर मैंने नहीं बनाया बट यू कैन मेक फ्लो चार्ट. ठीक है, यू कैन मेक फ्लो चार्ट. देन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. अब देखो ये मैंने ना ये जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 2 से है, और अभी हमने देखा चैप्टर नंबर 2 से 4 मार्क का ही आएगा, तो 6 का तो पॉसिबल ही नहीं है. तो मैंने क्यों दे दिया, तो इसको 4 में आप कर लो. मैंने 6 वाले में ऐड किया है बट 4 में कर लो, 4 मार्क का ही आएगा इस चैप्टर से. ठीक है, तो आपको 3 कारण बताने हैं. अब 4 आ सकते हैं या फिर 2 आ सकते हैं, आपको बताने होंगे. तो एक्सप्लेन एनी या फिर कह लो एनालाइज एनी 3 रीजंस फॉर द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द इनिशियल 20 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस. यानी हमें जो डोमिनेंस मिलता है कांग्रेस का देखने को इनिशियल 20 ईयर्स में आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसके आपको 3 रीजंस बताने हैं. और एक क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है जिसमें इसमें तो आप देखो कोई भी पॉइंट बता सकते हो जो भी आपको लगते हैं, राइट, रेलेवेंट पॉइंट्स. इसमें जो क्वेश्चन ये अगर आप देखोगे तो इस वाले में दिस वन, इसमें जो पूछा है वो सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिशन के बारे में ही पूछा है. तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू आंसर. एक ये वाला क्वेश्चन भी ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्म में भी बन सकता है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम कांग्रेस पार्टी हैड बीन ए सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन. तो एक बार देख लेना क्या क्वेश्चन है. मैंने इसका जो आंसर दिया है वो पहले वाले के अकॉर्डिंग दिया है, यानी इस वाले के अकॉर्डिंग. तो इसमें मैंने सारे 6 के 6 पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है, बट स्टिल ये जो 2 पॉइंट्स हैं सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिशन वाले, इनको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है ताकि अगर क्वेश्चन डायरेक्टली इसी के ऊपर ही बनता है तो आप लिख पाओ. ठीक है, आपको उसका आंसर मिल जाए. तो सभी पॉइंट्स को देखेंगे. पहला जो पॉइंट है वो है इनहेरिटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी इंडियन नेशनल जो मूवमेंट है उसमें काफ़ी सारे कांग्रेस के लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था. यानी आपको यहीं से ही मिल जाएंगे लीडर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, मतलब जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिन लीडर्स ने, वो आपको कांग्रेस में मिल जाएंगे. तो लोग इनके बारे में जानते थे. पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स आपको मिल जाएंगे. और पहले वाले पॉइंट में आप मेंशन कर सकते हो कि ये इनहेरिटर है इंडियन नेशनल मूवमेंट का, इन्होंने काफ़ी सारे मूवमेंट्स को लॉन्च किया, लोग इनके लीडर्स को जानते थे, इनके काम करने के तरीके को जानते थे. देन यहाँ पर आपको इन्फ्लुएंशियल लीडर्स मिल जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार पटेल हैं. इंपॉर्टेंट लीडर्स यू विल फाइंड जिनका अच्छा खासा रोल रहा है, जिनके बारे में हर कोई जानता है. फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक एडवांटेज मिला, इसका मतलब है कि उस टाइम पे आपको ओपोजिशन पार्टी मिलेगी नहीं देखने को ज़्यादा. तो फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक एडवांटेज मिला कि कोई और था ही नहीं, तो फिर लोगों ने कांग्रेस को ही वोट दी. देन स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, यानी कि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन था दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. आपको जो ग्रास रूट्स लेवल हैं, यानी बिल्कुल जो विलेजेस हैं, ग्रास रूट लेवल्स हैं, वहाँ तक भी आप देखोगे, यानी हर जगह पर कांग्रेस की यूनिट थी, कांग्रेस बिल्कुल फैली हुई थी. ऐसा नहीं है कि टॉप सेंट्रल लेवल पे बस ये सेंट्रलाइज्ड हैं. आपको यू विल फाइंड स्टेट लेवल पे आपको यूनिट्स मिलेंगी, यानी छोटे छोटे पार्ट्स मिलेंगे कांग्रेस के, कुछ ग्रुप्स मिलेंगे, गांव तक आपको मिलेंगे. तो बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था कांग्रेस का. नेक्स्ट यहाँ पर आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट, ये वाले 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं,
अम्ब्रेला लाइक सोशल कोलिएशन, इसका मतलब है कि कांग्रेस में ही आपको ऐसे लोग मिलेंगे, कई सारे सोशल ग्रुप से लोग मिलेंगे, कई सारे ऑक्यूपेशन को फॉलो करने वाले लोग मिलेंगे, ठीक है। यू विल फाइंड हर किसी के इंटरेस्ट यहाँ पर इसी में आपको कांग्रेस में मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, इट ब्रॉट डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप्स हुज इंटरेस्ट वर ऑफन कॉन्ट्राडिक्टरी। पीजेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट आपको मिलेंगे, अर्बन ड्वेलर्स, विलेजर्स, वर्कर्स, ओनर्स, मिडल, लोअर एंड अपर क्लासेस, कास्ट, हर कास्ट के हर प्रकार का व्यक्ति आपको मिलेगा। इसीलिए इसको बोला जा रहा था कांग्रेस को रेनबो लाइक सोशल कोलिएशन, ठीक है। और इसके साथ साथ आप देखोगे डिफरेंट आइडियोलॉजीज को फॉलो करने वाले लोग भी कांग्रेस में आपको मिलेंगे सारे के सारे उस टाइम पे, ठीक है। जैसे कि भले वो कोई व्यक्ति पैसिफिस्ट हो या रेवोल्यूशनरी हो, कंजर्वेटिव हो या फिर रेडिकल हो, एक्सट्रीमिस्ट हो या मॉडरेट हो, लेफ्ट हो या फिर राइट हो, आपको सभी कांग्रेस में मिल जाएंगे। तो उस टाइम पे यू विल फाइंड दिस। बट आज के समय सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, ऑब्वियसली अब तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और इसी को ही हम फैक्शन कहते हैं, यानी डिफरेंट आइडियोलॉजी का के जो ग्रुप्स है ना विद इन द सेम पार्टी, इसको फैक्शन बोला जाता है। इन फैक्शंस को भी मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग है। ये काम कांग्रेस ने लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से किया। तो यहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा, टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस, यानी इन फैक्शंस को अच्छे से मैनेज किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। और यहाँ पर क्या होता था कि कोई फैक्शन मान लो किसी दूसरे, मतलब एक फैक्शन मान लो किसी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है, मान लो लेट्स से आइडियोलॉजी ए को, तो बी के साथ इनकी लड़ाई हुई तो ये अलग नहीं होते थे, ये आपस में मतलब विद इन दी पार्टी, सेम पार्टी में रहकर ही लड़ते थे, उनसे अलग नहीं बनते थे, अलग ग्रुप नहीं बनाते थे। तो हम कह सकते हैं कि इस वजह से जो कांग्रेस है वो रह पाई, वो एकजुट रह पाई, ठीक है। देन 5th नंबर का क्वेश्चन है, एनालाइज एनी 3 रीजंस फॉर द स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी इन 1969। तो 1969 में कांग्रेस का स्प्लिट होता है, उसको लेकर आपको 3 कारण बताने हैं। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि देखो इसमें तो भाई जनरली 3 कारण पूछ लिए, इसमें आपको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में पूछा है कि 1969 के जो इलेक्शन होते हैं वो किस सरकमस्टांसिस में होते हैं और उसका आउटकम आपको बताना है। इस वाले क्वेश्चन में इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट आपको बताना है कि किस टाइप से चैलेंज यहाँ पर आता है इंदिरा गांधी के सामने फ्रॉम दी सिंडिकेट्स। तो फर्स्ट यू हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन कि सिंडिकेट्स कौन थे, पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोग आपको मिलेंगे विद इन दी कांग्रेस। फिर यहाँ पर सिंडिकेट ने प्राइम मिनिस्टर बनाया था इंदिरा गांधी को, इनका मानना था कि इनके अकॉर्डिंग वो चलेंगे, बट ऐसा होता नहीं है, वो अपनी मनमानी करती हैं, अपने अकॉर्डिंग चलती हैं। और फिर यहाँ पर आपको रीजंस मिलेंगे बिहाइंड की स्प्लिट, बिहाइंड द स्प्लिट। तो फर्स्ट इज आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, यहाँ पर थोड़ा सा ओरिएंटेशन इंदिरा गांधी का लेफ्ट की तरफ था, यानी गरीबों के लिए काम काफ़ी करती थी वो, बट सिंडिकेट्स का मानना थोड़ा अलग था। 10 पॉइंट प्रोग्राम यहाँ पर इंदिरा गांधी लेकर आती हैं, जिसमें यू विल सी कि क्या किया जाता है यहाँ पर, जो बैंक्स का कंट्रोल है वो सोशल हो जाता है, यानी कि गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेती है बैंक को, जनरल इंश्योरेंस को ले लेती है, अर्बन प्रॉपर्टी पे सीलिंग लग जाती है कि भाई इतनी ही प्रॉपर्टी आप होल्ड कर सकते हो, ऐसे करके आप देखोगे। मतलब ये सारे काम होंगे किन के लिए होंगे, गरीबों के लिए होंगे, ताकि गरीब जो व्यक्ति है, गरीब तबका है सोसाइटी का, वो उसको भी काफ़ी मदद मिले, ठीक है, वो डेवलप करे, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम हो। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ पर सामने आता है, लैंड रिफॉर्म्स की यहाँ पर बात होती है, प्राइवेट पर्स का एबोलिशन करना भी एक कारण बनता है खराब रिलेशन का बिटवीन दी इंदिरा गांधी एंड सिंडिकेट्स। प्राइवेट पर्स वो प्रिविलेजेस थे जो कि दिए जाते थे प्रिंसली रूलर्स को, ठीक है, प्रिंसली रूलर्स को ये प्रिविलेजेस मिलते थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने सोचा कि इससे इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और काफ़ी पैसा हमारा जा रहा है, तो इसको मुझे एबॉलिश कर देना चाहिए। तो ये भी कारण था बिहाइंड जो स्प्लिट होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 1969 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, और ये 4 मार्क में बन सकता है। इवन ये पूरा क्वेश्चन ही 4 मार्क में बनेगा, बिकॉज यू विल फाइंड कि भाई 4 मार्क में बनेगा ये, ठीक है। हमने देखा था ना स्टार्टिंग में, तो 4 मार्क में आपको इसको रखना है इस चैप्टर से। तो 1969 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की कहानी क्या है, तो जाकिर हुसैन वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट इनकी डेथ हो जाती है, तो प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली हो जाती है। एन संजीवा रेड्डी यहाँ पर क्या थे, सिंडिकेट थे, मतलब सिंडिकेट जो थे वो चाहते थे एन संजीवा रेड्डी को बनाना प्रेसिडेंट, और इंदिरा गांधी चाहती थी वीवी गिरी बने। फिर यहाँ पर क्या होता है, एस निजालिंगप्पा जो थे ये बोलते हैं सभी एमपीज को, एमएलएस को कि भाई वोट किसके फेवर में करना, एन संजीवा रेड्डी के फेवर में करना। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इंदिरा गांधी बोलते हैं कि भाई आपको ना, सभी एमपीज और एमएलए से बोलती हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग करना, अपने कंसाइंस, अपने
कंसाइंस अपने मतलब इच्छा के अकॉर्डिंग वोट करना, और ऐसा ही होता है सब अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग वोट करते हैं, बट इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे इंदिरा गांधी को। और इंदिरा गांधी के जो कैंडिडेट थे जिनको वो चाहती थी प्रेसिडेंट बनाना, वीवी गिरी को, वही प्रेसिडेंट अल्टीमेटली बनते हैं। और यहाँ पर ये लगता है सिंडिकेट्स को कि हमारी चल ही नहीं रही तो भैया अलग हो जाइए, अलग ये लोग हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देखते हो कांग्रेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, कांग्रेस आर एंड कांग्रेस ओ। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन है, एनालाइज करना है आपको 3 रीजंस फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इन 1975। अब ये भी 4 मार्क में बनेगा, राइट। रीजंस आपको बताने हैं, तो पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोगे इमरजेंसी के बारे में कि भाई आर्टिकल 352 इसे डील करता है। 25 जून 1975 में लगती है। फखरुद्दीन अली अहमद वाज दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, राइट। ओके, इतना आपको इसमें बताना है। दैन आई होप आप वीडियो को पॉज करके पढ़ोगे इसके बारे में जो इंट्रोडक्शन है। अब यहाँ पर हम रीजंस की बात करते हैं, तो रीज़न में आप बताओगे। यहाँ पर देखो आप, ये आई होप आप देखो ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ना, इनको फ्लो चार्ट बना देना। फ्लो चार्ट में क्या करना होता है, एक ऐसा करके रीजंस करके लिख दो और ऐसे एरो करके जो भी पॉइंट्स हैं उनको मेंशन कर दो, या फिर ऐसे करके भी आप दे सकते हो, भाई ये आपका एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट करके ऐसे आपको सभी बताने हैं। तो फर्स्ट आप बताओगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में काफ़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पर। यू विल फाइंड कि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा थी, मॉनसून फेल कर गए थे, राइट। एंड यहाँ पर हमें काफ़ी इंपोर्ट करना पड़ रहा था, इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत ही कम थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो जो भी कॉमन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी हमें देखने को मिल जाएंगी। देन गुजरात एंड बिहार मूवमेंट्स के बारे में यू कैन मेंशन कि गुजरात और बिहार में मूवमेंट होते हैं, स्टूडेंट यहाँ पर ये स्टार्ट करते हैं, और मूवमेंट के पीछे का रीज़न यही था कि पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट वॉज देयर, करप्शन वॉज देयर, करप्शन के अगेंस्ट भी आप देखोगे। और याद रखना यू विल फाइंड कि बिहार, चलो मुझे कॉमेंट में बताओ गुजरात और बिहार मूवमेंट के लीडर्स कौन कौन थे। ठीक है, दोनों का आपको मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, तो दोनों का मेंशन कर देना, गुजरात का और बिहार का। उसके बाद रेलवे स्ट्राइक आप देखते हो 1974 की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसने भी अफेक्ट किया इंदिरा गांधी को कि भाई वो इमरजेंसी डिक्लेयर करें। तो जॉर्ज फर्नांडिस आपको मिलेंगे जो कि इसको लीड कर रहे थे। यहाँ पर ये था कि जो रेलवे वर्कर्स थे उनको राइट्स नहीं मिल रहे थे, वर्कर राइट्स उनको नहीं मिल रहे थे, उनको बोनस की दिक्कत थी। तो यू विल फाइंड कि उनकी सर्विस कंडीशन इतनी खास नहीं थी। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए वो क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और जॉर्ज फर्नांडिस इसको लीड कर रहे थे। यहाँ पर गवर्नमेंट स्ट्राइक को इलीगल डिक्लेयर कर देती है। फिर पॉलिटिकल टर्मोइल था, यानी कि उथल पुथल वाला टाइम था, जिसमें यू विल फाइंड कि बहुत स्ट्राइक्स हो रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ओपोजिशन लीडर्स यहाँ पर ढंग से काम नहीं करने दे रहे इंदिरा गांधी को। और यहाँ पर इस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट भी था इंडियन गवर्नमेंट का, यानी रूलिंग गवर्नमेंट का, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट का विद द जुडिशरी। वो कैसे, यहाँ पर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कोशिश करती है कि वो फंडामेंटल राइट में चेंज लेकर आए, अमेंड करे, ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट मना कर देता है। तो ऐसे कुछ इश्यूज सामने आएंगे, कुछ चीज़ें सामने आएंगी। फॉर एग्जांपल, क्या यहाँ पर सरकार फंडामेंटल राइट्स को कम कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं कर सकती। क्या यहाँ पर जो पार्लियामेंट है वो राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल कर सकता है अमेंडमेंट से? यानी इन शॉर्ट कहना ये चाह रहे हैं कि राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तीसरा क्वेश्चन सामने आया कि क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, यानी मतलब फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है डीपीएसपी को क्या करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं भाई नहीं, एक बार बोला तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जुडिशरी नहीं बात मान रही थी रूलिंग गवर्नमेंट की, उनकी कई सारी बातों को यहाँ पर ना में आंसर दिया जा रहा था। तो इससे थोड़ा सा आप देखोगे, हम कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट वॉज देयर बिटवीन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट एंड दी जुडिशरी। और यहाँ पर और क्या होता है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट आप देखोगे इसका वर्डिक्ट आता है, जगमोहन लाल सिन्हा थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस टाइम पे जज। यहाँ पर क्या होता है, एक व्यक्ति आपको मिलेंगे, आपको पता होगा 1971 में इलेक्शन हुए थे, राइट, ठीक है, 5th वाले, और इसमें बहुत ही अच्छी खासी सीट मिलती हैं इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को, वो प्राइम मिनिस्टर भी बनती है। लेकिन राज नारायण जिन्होंने इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़े थे, ये यहाँ पर केस कर देते हैं कि इंदिरा गांधी ने अनफेयर मीन्स का यूज़ करके इलेक्शन जीते हैं। तो जो यहाँ पर केस निकलता है ना, केस का जो आपको मिलेगा डिसीजन होता है वो राजनारायण के फेवर में आता है, और इंदिरा गांधी को यहाँ पर जो है इंदिरा गांधी के जो भी इलेक्शन है लोकसभा के, उनको इनवैलिड बोल दिया जाता है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी शॉकिंग स्टेटमेंट थी। और इससे फिर
इंदिरा गांधी पूरी शॉक हो गई थी एंड उन्हें कुछ यहाँ पर दिखा नहीं, बहुत उथल पुथल थी, तो शी डिक्लेयर्ड इमरजेंसी। किसी एक के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है 4 मार्क का, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर 7th आपको नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, एनालाइज एनी 3 लेसन्स लर्न फ्रॉम द इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन 1975। तो इमरजेंसी के बारे में सेम आप छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो, देन 3 कौन कौन से लेसन हमने लर्न करे, सेम आपको इस टाइप का बनाना है फ्लो चार्ट। आप बताओगे। पहला लेसन था कि इंडिया से डेमोक्रेसी को रिमूव करना बहुत ही मुश्किल है, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डू अवे विद डेमोक्रेसी इन इंडिया। कुछ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए डेमोक्रेसी इंडिया से हट गई जब इमरजेंसी लगती है, बट कुछ टाइम बाद आप देखते हो इमरजेंसी फिर से रिस्टोर हो जाती है। दिस शोज कि इंडिया से डेमोक्रेसी को हटाना इतना इजी नहीं है, कुछ टाइम तक के लिए गई थी बट फिर से रिस्टोर हो गई। दूसरा हमें ये देखने को मिलता है कि इमरजेंसी प्रोविजंस को लेकर जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बिग्यूटीज़ हैं, कुछ आपको ख़राब चीज़ें मिलेंगी, कमियां मिलेंगी, वो हमें पता लगती हैं कि यहाँ पर भाई इमरजेंसी लगाना तो बहुत ही ईजी है, इसको हम हल्का सा टफ कर देते हैं अमेंडमेंट लाकर, ठीक है। जैसे कि इंटरनल जो इमरजेंसी है वो कब प्रोक्लेम होगी, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रिबेलियन ही होगी, और ये नेसेसरी होगा कि दैट द एडवाइस टू द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी मस्ट बी गिवन। यानी जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स है ना, वो प्रेसिडेंट को रिटर्न में एडवाइस करें, तभी इमरजेंसी लगाई जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा। ऐसे चेंजेस हम लेकर आते हैं, और हमें इनके बारे में पता कैसे लगा कि भाई ये चेंज लाने हैं? जब हमने भुगता, हमने देखा कि भाई इमरजेंसी लगाना तो बहुत ही ईजी है, इसमें चेंज लाओ, इसको अमेंड करो। फिर हमें अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं, सिविल लिबर्टीज़ हैं, उनकी भी इंपॉर्टेंस पता लगती है। लोगों को यही नहीं पता था कि हमारे पास ये भी राइट्स हैं। जब उनको इन्जॉय वो नहीं कर पा रहे थे राइट्स इमरजेंसी के टाइम पे, वो कहीं पर जा रहे थे, लोग उनको रोक रहे थे कि भाई आप क्यों जा रहे हो, तो वो बोल रहे, उन्हें फिर पता लगता है कि भाई हमारे पास ये भी राइट्स है, ये राइट्स होते हैं। तो लोगों को जिनको यही नहीं पता था कि उनके पास फंडामेंटल राइट्स की भी कुछ नाम की भी कोई चीज़ है, उन्हें अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता लग जाता है। ये भी आप देखोगे अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ थी, अवेयरनेस ऑफ सिविल लिबर्टीज़। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर का, विच 3 लेसन्स डू वी लर्न फ्रॉम रीजनल एस्पिरेशंस एंड देयर अकोमोडेशन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स डिस्क्राइब। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से 3 लेसन्स हमने सीखे हैं फ्रॉम दी रीजनल एस्पिरेशंस। तो यहाँ पर आप छोटा सा इंट्रोडक्शन दोगे अबाउट दिस, रीजनल एस्पिरेशंस का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर आप बताओगे, जो खालिस्तान का मूवमेंट आपको मिलेगा, जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। देन आपको 4 लेसन्स बताने हैं, या फिर 3, वैसे तो 3 पूछे हैं बट 4 मैंने लिख दिया ताकि आपको एक एक्स्ट्रा भी पता लग जाए। अगर 4 मार्क में आएगा तो आई होप आप 4 कर पाओगे। तो यहाँ पर लेसन्स की इफ़ आई टॉक अबाउट, तो हमें पहला लेसन ये देखने को मिलता है कि पार्ट है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, यानी कि डेमोक्रेसी में ऐसी चीज़ें रीजनल एस्पिरेशन का होना कॉमन है, ठीक है। ये चीज़ होती हैं, पास्ट में और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हुआ है। हमें इनको जो रिस्पॉन्स देना है ना, इनको जो रिस्पॉन्ड करना है, वो डेमोक्रेटिक मैनर में हमें रिस्पॉन्ड करना है। इसका मतलब आप इनके ऊपर दबा नहीं सकते, इनके जो भी रीजनल एस्पिरेशंस हैं, यानी कि डिमांड कर रहे हैं ऑटोनॉमी की, सेपरेट स्टेट की, आपको इन्हें दबाना नहीं है। आप इनसे बातचीत करो, नेगोशिएट करो, डेमोक्रेटिक वे में इनको आंसर करो, इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। मिलिट्री का यूज़ तभी करना है जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, जैसे कि पंजाब में होती है। देन पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंस हमें पता लगती है कि पावर शेयरिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप पावर को शेयर नहीं करोगे तो फिर यहाँ पर खालिस्तान जैसे जो आप देखोगे मूवमेंट्स है वो होंगे, ठीक है। आपको पावर देनी पड़ेगी, आपको इकोनॉमी को डेवलप करना पड़ेगा। यू हैव टू गिव पावर टू द स्टेट्स, टू द रीजन्स, डिफरेंट कम्युनिटीज़, ताकि रीजनल एस्पिरेशन की जो डिमांड्स हैं वो कम हो जाएँ। देन हमें इकोनॉमी को भी डेवलप करना पड़ेगा, वो तो चलो ठीक है, वो तो हमारी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है। देन यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है, ये भी हमें एक लेसन मिलता है कि वी केम टू नो कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनकी फार साइटेडनेस, यानी कितना दूर का उन्होंने सोचा। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, आई एम सेइंग दिस बिकॉज उन्होंने पहले ही 6th शेड्यूल डाल दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें आपको स्पेशल प्रोविजंस मिलेंगे कुछ ट्राइब्स के लिए, कुछ स्टेट्स की जो ट्राइब्स हैं वहाँ पर उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस मिलेंगे, बिकॉज वो जानते थे कि भाई ये ऐसा रीजन है, ये डेवलप नहीं कर पाएंगे, या फिर कह लो दे नीड सम स्पेशल प्रोटेक्शन, तो इनके लिए हमने कुछ स्पेशल प्रोविजंस रखे हैं, और ये आपको 6th जो शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें मिल जाएंगे देखने को। तो हमें फार साइटेडनेस भी देखने को मिलती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की, कि कितना दूर का उन्होंने सोचा, ठीक है। देन यहाँ पर 9th नंबर का क्वेश्चन है,
आसम जो मूवमेंट है 1979 का टू 1979 टू 1985 इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मूवमेंट्स अगेंस्ट आउटसाइडर्स, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद सूटेबल आर्ग्यूमेंट्स। तो आपको बताना है कि आसम मूवमेंट आपको जो मिलेगा वो एक बेस्ट एग्जांपल है मूवमेंट्स अगेंस्ट आउटसाइडर्स। तो आप इसमें क्या बताओगे, आप इसमें पूरी जो आसम की स्टोरी है आप उसको एक्सप्लेन करोगे। यहाँ पर क्या होता है, आपको पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करनी है इसके अंदर। 1971 में जो वॉर होता है इंडो पाक का, ठीक है, जिसमें आप देखोगे पहले तो मतलब वेस्ट पाकिस्तान वर्सेस ईस्ट पाकिस्तान था। तो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को मारा जा रहा था, तो वो इंडिया में आते हैं, इंडिया में एज अ रिफ्यूजी बन के आते हैं, राइट। तो ये रिफ्यूजी जो थे ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, ये लोग आसम में चले गए थे। तो आसम में वैसे ही रिसोर्सेज काफ़ी कम है, लोगों की पूर्ति नहीं हो पा रही, मतलब वहाँ के लोग ही उसको मतलब बेसिकली उन्हीं की नीड्स पूरी नहीं हो पा रही, तो इनको कैसे देंगे। तो आसम में जो भी स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई इन रिफ्यूजीज़ को जो कि आए हैं बांग्लादेश से भाग करके, जो कि बांग्लादेश बन जाता है 1971 के वॉर के बाद, तो उनको भगाया जाए ताकि रिसोर्सेज पे जो प्रेशर है वो कम हो। तो ऐसा आप देखोगे कि 1979 में ऑल आसम स्टूडेंट्स यूनियन करके बनता है, आंसू बनता है, एक स्टूडेंट का ग्रुप था ये, नॉट एफिलिएटेड टू एनी पार्टी। हाँ, बाद में चल के पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट वी विल सी कि होता है ऐसा। इनका ये था कि भाई जो भी इलीगल माइग्रेंट्स है ना, रिफ्यूजीज़ जो भी आए हैं उनको वापस भेजा जाए, उनको आपको वापस भेजना है, तो ये इनकी डिमांड होती है। फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यू विल फाइंड कि मैनी यहाँ पर ट्रैजिक एंड वायलेंट इंसिडेंट्स भी होते हैं लीडिंग टू लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन लाइफ्स। द मूवमेंट ऑल्सो ट्राई टू ब्लॉकेट द मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स। तो यहाँ पर मतलब अपनी बात मनवाने के लिए ये लोग ऐसा चीज़ें करेंगे, ऐसी चीज़ करेंगे, स्टेप्स लेंगे। देन यहाँ पर क्या होता है, इस चीज़ को देखते हुए 6 साल बाद यू विल फाइंड राजीव गांधी 1985 में एक एकॉर्ड साइन करते हैं विद आंसू लीडर्स, ठीक है। ओके, तो यू विल फाइंड दिस, यहाँ पर यही होता है कि क्या होता है इसके अंदर, इस अग्रीमेंट में ये होता है कि जो भी फॉरेनर्स आए हैं हु माइग्रेटेड इनटू आसाम ड्यूरिंग एंड आफ्टर बांग्लादेश वॉर एंड सिंस वर टू बी आइडेंटिफाई, इन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा और इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। और आगे चल के आंसू और एक असोम गण संग्राम परिषद दोनों मिलकर के एक पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट होते हैं, असोम गण परिषद AGP। और इनका यहाँ पर ये क्या था, गोल था गोल्डन आसम बनाना, यानी कि आसम जो है उसको हमें डेवलप करना है, ठीक है। देन यहाँ पर 10th नंबर का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब करना है एनी 4 मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स दैट इंडिया विटनेस्ड बिटवीन दी पीरियड 1989 से 1999 में। तो आपको कौन कौन सी डेवलपमेंट्स मिलेंगी। एक यहाँ पर कांग्रेस सिस्टम का एंड होता है, यानी पहले काफ़ी सारी सीट्स मिल रही थी कांग्रेस को, बट वो ख़त्म हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती हैं, कांग्रेस का जो डोमिनेंस था वो पूरा कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है। मंडल इशू सामने आता है, मंडल इशू के बारे में आई होप आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर 1990 में जो भी इसकी रिकमेंडेशन थी मंडल कमीशन की, उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। 1991 में LPG रिफॉर्म्स भी आते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी LPG रिफॉर्म्स, जिसमें आप देखोगे PV नरसिम्हा राव वॉज दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, और आपको जो मनमोहन सिंह है वो मिलेंगे, ही वॉज दी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ एट दैट टाइम, ठीक है। राजीव गांधी का असैसिनेशन होता है इसी टाइम पे, तो ये भी 1990s की बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी। एंड बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन होता है, जो कि अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट केस था, जिसमें हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं कि कैसे बैलेंस करें दो कम्युनिटी को, हिंदूज़ को और मुस्लिम को, जो कि इशू सॉल्व हो चुका है बट उस टाइम पे काफ़ी बड़ा मुद्दा था। तो इसी को ही आपको करना है एक्सप्लेन कि कांग्रेस सिस्टम का एंड कैसे होगा। यू विल फाइंड कि भाई काफ़ी कम सीट्स, जिस पार्टी को 415 सीट्स मिल रही थी 1984 में, वो सिमट के रह जाती है वो पॉलिटिकल पार्टी 197 सीट्स के अंदर ही, ठीक है। मंडल इशू के बारे में आप बताओगे, ये वाला तो मैंने इवन इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो में भी बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1991 की LPG रिफॉर्म्स के बारे में यू हैव टू एक्सप्लेन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हम अपनी इकोनॉमी को ओपन कर देते हैं। देन यू विल फाइंड राजीव गांधी का असैसिनेशन LTT के द्वारा ये होता है, ठीक है, मई 1991 में। देन बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन जो कि दिसंबर 1992 में होता है। ये डेट्स मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। देन 11th नंबर का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ कंसेंसस दैट अपीयर टू हैव एमर्ज्ड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया इन द मिड्स ऑफ सीवियर कंपटीशन एंड मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी जो कंसेंसस डेवलप होता है, सहमति डेवलप होती है, अग्रीमेंट डेवलप होता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, उसके बारे में बताना है। तो देखो आप देखोगे पार्टीज के बीच में यहाँ पर क्या होता है, डेवलप होगा कंसेंसस अग्रीमेंट कुछ चीज़ों को लेकर। फॉर एग्जांपल पहले न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को कुछ पार्टीज एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, बट अब सबने कर लिया था बिकॉज कोलिशन का टाइम था ये।
यहाँ पर रिकमेंडेशन जो थी मंडल कमीशन की, सब हर कोई इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, बट कर लिया जाता है अब एक्सेप्ट सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। इस टाइम पे ये कंसेंसस डेवलप होता है। स्टेट जो लेवल पार्टीज़ हैं उनके रोल को पहले समझा ही नहीं जाता था, बिकॉज एक पार्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, डोमिनेट कर रही थी। बट जब सिंगल पार्टी को यहाँ पर मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी, तो यू विल फाइंड कि स्टेट की जो पार्टीज़ हैं उनका जो रोल है आप देखोगे काफ़ी बढ़ जाता है। उनको भी एक्सेप्ट किया जाता है, उनके भी रोल को समझा जाता है कि हाँ इनका भी रोल है, अगर ये मिल जाएं, ये सभी पार्टीज मिल जाएं तो एक पूरी सरकार बन सकती है। और पहले फोकस किया जा रहा था आइडियोलॉजी के ऊपर, लेकिन यहाँ पर अब किस पे फोकस किया जाता है, सभी पार्टीज के द्वारा फोकस किया जाता है प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन के ऊपर। इसका मतलब जो प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, प्रैक्टिकली बातों पे, यानी कि पावर शेयरिंग आप कह लो, इन शॉर्ट पावर शेयरिंग। और क्यों किसी आइडियोलॉजी पे फोकस नहीं कर रहे, बिकॉज अगर आप सिंगल आइडियोलॉजी पे फोकस करोगे तो कोलिशन का टाइम चल रहा है, यानी काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर सरकार बनाई हुई है, तो एक आइडियोलॉजी को फॉलो करोगे तो बाकी नाराज़ हो जाएंगे, सरकार टूट जाएगी, वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो यू विल फाइंड दिस राइट। ओके, तो एक बार वीडियो को पॉज करके सभी को पढ़ लेना, मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में चीज़ों को लिखा है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ पर आपको 12th नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। हाउ आर दी 3 रिकमेंडेशंस ऑफ द मंडल कमीशन एन एफर्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द ओबीसीज। यानी मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी 3, वो कैसे हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया उन्होंने, जो ओबीसीज हैं उनकी। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप मंडल कमीशन के बारे में दोगे, फिर बताओगे कि रिजर्वेशन दी जाती है जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर स्कीम्स आती हैं। तो ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप कहोगे कि इनकी जो प्रॉब्लम है, इनकी प्रॉब्लम ही तो ये थी ना कि ये जॉब्स में मतलब इकोनॉमिकली इतने खास है नहीं, एजुकेशन में पिछड़े हुए हैं, इनके लिए कुछ अच्छी खासी स्कीम्स भी नहीं है। तो रिकमेंडेशंस दी जाती हैं और फिर ये काम होता है, इससे इनकी लाइफ इंप्रूव होती है। नाउ लेट्स डिस्कस 4 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टॉप 10 में डिस्कस करूंगा, बट अभी जो हमने 6 मार्क में देखे हैं उनमें से कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से 4 मार्क का ही बनेगा, तो आप उनको 4 मार्क में भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो है, व्हाट फोर्स द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेट अप द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1953, मेंशन इट्स 2 मेन रिकमेंडेशंस। तो क्यों इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है 1953 में इसको सेटअप करती है, और इसकी आपको 2 रिकमेंडेशंस बतानी है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आप बताओगे कि विशाल आंध्रा मूवमेंट होता है, पोट्टी श्रीरामुलु यहाँ पर डिमांड करते हैं कि जो मद्रास है उसमें से आंध्र प्रदेश नाम का जो स्टेट है वो निकाल के हमें दे दो। तो इसी वजह से यू विल फाइंड कि और भी स्टेट से ये डिमांड सामने आती है। इसी को देखते हुए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को स्टैब्लिश सेटअप किया जाता है। ठीक है, इसकी 2 रिकमेंडेशन में क्या होता है, पहला हो जाएगा लैंग्वेज के बेसिस पे यहाँ पर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाता है, और रिजेक्ट कर दिया जाता है 1 लैंग्वेज 1 स्टेट पॉलिसी को, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो डोमिनेंस हमें मिलती है कांग्रेस पार्टी की फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में, वो कैसे इंडिया में डेमोक्रेटिक सेटअप को स्टैब्लिश करती है। क्योंकि देखो डोमिनेंस होना इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी रहती है कंट्री में, कॉन्टिन्यूटी रहती है, नेशन बिल्डिंग हो पाती है, बिकॉज इस पार्टी में काफ़ी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग, कास्ट को फॉलो करने वाले लोग थे, तो सभी के इंटरेस्ट प्रिजर्व थे इसी पार्टी में, जिसकी वजह से आप देखोगे एक नेशन बिल्डिंग वाली चीज़ भी यहाँ पर होगी। और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी यहाँ पर होता है, बिकॉज जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, इलेक्टोरल सिस्टम, ठीक है, इनकी डेवलपमेंट होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के अंदर। और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को भी ये लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। यानी कि पार्टी का कमिटमेंट था टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ सच एज सेक्युलरिज्म, प्लूरलिज्म एंड सोशल जस्टिस हेल्प्ड इन इनग्रेनिंग दीज वैल्यूज़ विद इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड सोसाइटी। तो ये 4 पॉइंट्स आपको बताने हैं। देन आपको इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में बताना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप बताओगे कि यहाँ पर 1974 में हम अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, और ये जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है ये कब होगा, ये जो इम्पोर्टेंट मतलब ये जो न्यूक्लियर का जो प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया का, ये 1940s में होता है, बाय होमी जहांगीर भाभा इसको लीड करते हैं, इनकी गाइडेंस में होता है। फिर चाइना का बता देना कि भाई 1964 में इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट करे थे, फिर हम भी करते हैं 1974 में पहला, और NPT लाने की कोशिश करते हैं ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 में, बट इंडिया इसको साइन नहीं करता, बिकॉज इंडिया इसको डिस्क्रिमिनेटरी मानता है।
इसमें क्या था, आई होप आपको पता होगा, इंडिया को रोका जाता है, बाकी मतलब जिन भी कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे उन्हीं उन्हीं को ही बस रहने दिया जाता है कि भाई आप रखो, बाकी और नई कंट्रीज़ को एक्वायर करने से रोका जाता है। इंडिया कहता है ये भाई डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है, इसको हम साइन नहीं करेंगे, ठीक है। और 1998 में हम फिर दूसरा पोखरण में टेस्ट करते हैं, सेकंड टाइम पे हम सेकंड बार टेस्ट करेंगे, दूसरी बार। उसके बाद 4th नंबर का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब करना है आपको रोल ऑफ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेहरू इन फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। कि आपको नेहरू का क्या रोल देखने को मिलेगा जो यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी इंडिया की उसको फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करने में। तो आप बताओगे कि इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसके आपको 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलेंगे। पहला क्या, हार्ड अर्न जो सॉवरेनिटी है उसको प्रिजर्व करके रखना, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर हमने इन चीज़ को फॉलो भी किया, इन चीज़ को हमने किया भी नाम बना के, नॉन अलाइन मूवमेंट हम बनाते हैं। हम यहाँ पर इंडोनेशिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको सपोर्ट करते हैं, हम डीकोलोनाइजेशन की तरफ जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। तो आपको यही चीज़ इसके अंदर बतानी है। देन यहाँ पर 5th नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, what were the factors that led to the popularity of Indira Gandhi's government in early 1970s? Analyze any 3 factors which enhanced the popularity ऑफ इंदिरा गांधी इन दी अर्ली 1970s। तो जो अर्ली 1970s है उसमें आपको बताना है कि भाई क्यों पॉपुलैरिटी जो है इंदिरा गांधी की वो बढ़ती है, उसके आपको 3 फैक्टर्स बताने हैं। तो आप इसमें से देख लो, एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लो, स्टोरी की फॉर्मेट में मैं आपको बता ही रहा हूँ। पहला जो आपको मिलेगा फैक्टर वो था इनका स्लोगन, इनका कैंपेन गरीबी हटाओ, बिकॉज ये बात करती हैं गरीबी को लेकर की जो पॉवर्टी है उसको रिमूव करना है। और फिर यहाँ पर काफ़ी जो पुअर लोग हैं, दलित हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं। बैंक का नेशनलाइजेशन करना, यानी कि इनका जो 10 पॉइंट प्रोग्राम था वो भी काफ़ी इनकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाता है, ठीक है। इनकी जो पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ है, एक इसको अलग से बता दो, इसको अलग से बता दो कि पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ और प्रोग्राम इनके जिनमें ये बात करती हैं रिगार्डिंग दी आई वुड से कि भाई नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, लैंड रिफॉर्म्स की बात होती है, यानी कि जो पुअर लोग हैं उनके लिए काम होता है, उनके लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज़ आती हैं। और फिर यहाँ पर 1971 में जो इंडो पाक वॉर होता है उसमें हम पाकिस्तान को धूल चटाते हैं, पाकिस्तान सरेंडर कर जाता है, हमारे सामने घुटने टेक देता है। और इसको लीड कर रही थी इंदिरा गांधी, ऑब्वियसली शी वॉज दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। तो इनकी काफ़ी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है कि देखो एक लेडी हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, एंड इनके प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर आप देखोगे पाकिस्तान को हरा दिया हमने, ठीक है। तो पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है इंदिरा गांधी की। देन यहाँ पर 6th नंबर का क्वेश्चन है, एनालाइज करना है आपको 2 मेजर डेवलपमेंट्स आफ्टर 1980 दैट लेड टू ए साइकिल ऑफ वायलेंस इन पंजाब। तो 2 डेवलपमेंट्स आपको बतानी है 1980 के बाद जिससे जो वायलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है पंजाब में। तो एक तो आप बता दो कि खालिस्तान वाला इशू, ठीक है, जिसको लेकर जर्नल सिंह भिंडरा वाले वॉज देयर, खालिस्तान का जो इशू है वो आप देखोगे। दूसरा ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसमें जर्नल सिंह भिंडरा वाले को मारने के लिए यहाँ पर क्या होता है, फायरिंग की जाती है। और जो अमृतसर में आपको मिलेगा गोल्डन टेम्पल, उसको नुकसान होता है। और फिर इसी से ही गुस्सा होकर के जो इंदिरा गांधी के जो 2 आपको मिलेंगे सिख बॉडीगार्ड्स, वो इनकी हत्या कर देते हैं, एक्सेसिनेशन कर देते हैं इनका। और फिर सिख कम्युनिटी के अगेंस्ट में काफ़ी दंगे होते हैं। तो ये 2 आपको बताने हैं कि 2 डेवलपमेंट्स जिसकी वजह से दैट लेड टू ए साइकिल ऑफ वायलेंस इन पंजाब। देन यहाँ पर 7th नंबर का क्वेश्चन है जिसमें आपको राजीव गांधी और जो लोंगोवाल एकॉर्ड है उसके बारे में बताना है, उसके आउटकम्स के बारे में बताना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे आप। फिर इसके आउटकम्स के बारे में बता देना कि भाई चंडीगढ़ हम पंजाब को दे देंगे, बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे, रावी ब्यास जो पानी को लेकर, रिवर्स को लेकर जो भी डिस्प्यूट है पंजाब हरियाणा राजस्थान में, उसको सॉल्व करेंगे। एक यहाँ पर क्या होगा, अग्रीमेंट होगा। एक इस अग्रीमेंट में ये भी होता है कि जो लोग मिलिटेंसी है जो पंजाब में हुई थी उससे अफेक्ट हुए थे उसको हम कंपनसेट करेंगे, उनकी फैमिलीज को कुछ हम देंगे भाई, कंपनसेट करेंगे, कुछ पैसा वगैरह देंगे। बेटर ट्रीटमेंट होगा ऑफ दोस अफेक्टेड बाय द मिलिटेंसी इन पंजाब। और जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है उसको भी हटा लिया जाएगा, जिसके थ्रू ना काफ़ी पावर मिल जाती है आर्मी के लोगों को, ठीक है। तो यू विल फाइंड दिस।
देन 8th नंबर का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इजी है, कोलिशन गवर्नमेंट का आपको बताना है इम्पैक्ट ऑन दी पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आप देखते हो, नेगेटिव भी देखते हो। पॉजिटिव में क्या है, कोलिशन अगर होगी ना तो डाइवर्स आपको वॉइस मिलेंगे, यानी काफ़ी सारे लोग मिलेंगे जिनको पावर मिल जाएगी, तो सब लोग मिलकर डिसीजन ले सकते हैं। चेक एंड बैलेंस मेंटेन रहेगा, बिकॉज एक ही पॉलिटिकल पार्टी के लोग होंगे तो अपनी मनमानी करेंगे। जब बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आपको मिलेंगे तो चेक एंड बैलेंस मेंटेन रहेगा, राइट। नेगेटिव क्या हो सकता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, किसी ने भी सपोर्ट वापस खींच लिया, सरकार गिर जाएगी। पॉलिसी पैरालिसिस, मतलब मान लो पांच तो ज़्यादा हो गए, चार मान लो, चार पार्टीज ने मिलकर सरकार बनाई हुई है, मान लो भाई किसी एक पॉलिटिकल पार्टी सहमत नहीं है, तो उस पॉलिसी को बनाने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में ही काफ़ी टाइम लग जाएगा, उसमें डिलेज आप देखोगे, ठीक है। तो यू विल फाइंड दिस, जो कि काफ़ी बेकार है कंट्री के लिए, पॉलिसी बन नहीं पा रही, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। तो ये एक नेगेटिव आप देखोगे इम्पैक्ट है ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स, ठीक है। देन यहाँ पर 9th नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको बताना है, जो कि 2024 में आई विल से कि भाई आया हुआ है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रिंसली स्टेट में जो हैदराबाद है उसका कैसे मर्जर इंडिया में होता है। तो पहले आप बताओगे कि निजाम जो थे हैदराबाद के, मीर उस्मान अली, वो मना कर देते हैं यहाँ पर इंडिया में ज्वाइन होने के लिए। दैन यहाँ पर जो निजाम है उसके रूल से लोग वहाँ के बहुत ही परेशान थे, वो प्रोटेस्ट करते हैं। रजाकार वॉज द फोर्स ऑफ निजाम, इसको वो यूज़ करते हैं लोगों के प्रोटेस्ट को दबाने के लिए। लेकिन जब कॉन्टिन्यूसली डिमांड आती है लोगों के द्वारा कि भाई आप हैदराबाद से बोला जाता है कि इनके निजाम से कि आप इंडिया में इन्वॉल्व हो जाओ, बट ये मानते नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या होता है, ऑपरेशन अंडर ऑपरेशन पोलो, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको लीड कर रहे थे। मिलिट्री का यूज़ करके हम यहाँ पर क्या करते हैं, हैदराबाद को इंडिया का पार्ट बनवाते हैं। ये कब होता है, ये होता है 1948 के अंदर, ठीक है। देन सिक्किम के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई सिक्किम यहाँ पर कैसे इंडिया का पार्ट बना। तो इसमें आप देखोगे सिक्किम वॉज दी प्रोटेक्टोरेट स्टेटस पे था, यानी कि हम इनकी डिफेंस को देखते थे, इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं उनको देखा करते थे। बाकी तो जो आपको चौग्याल मिलेंगे, चौग्याल एक टाइटल है जो कि यहाँ पर जो राजा थे सिक्किम के उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था, ठीक है। तो चौग्याल वॉज दी यहाँ पर टाइटल। तो ये जो चौग्याल थे यानी जो किंग थे सिक्किम के, ये बहुत ही आई विल से कि वो करते थे, अनडेमोक्रेटिक रूल था इनका, लोग इससे इनके रूल से काफ़ी परेशान थे। फिर यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली डिमांड होती है कि आप, सिक्किम को बोला जाता है इनके राजा को कि आप इंडिया में इन्वॉल्व हो जाओ, बट ऐसा होता नहीं है। फिर अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होता है, अल्टीमेटली यू विल फाइंड कि यहाँ पर रेफरेंडम होगा, यानी कि लोगों से ही हम डायरेक्टली जाके पूछ लेते हैं कि आप किस में चाहते हो, आप इंडिया में ज्वाइन होना चाहते हो या फिर आप सिक्किम में ही रहना चाहते हो। तो जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो यहाँ पर बोलती है कि हमें इंडिया में ज्वाइन करना है। तो आप देखोगे फिर उसके बाद 22nd स्टेट बनेगा सिक्किम इंडिया का, ठीक है। तो ये सिक्किम के मर्जर की स्टोरी है। मीन्स देखो जो भी स्टोरी गिवन है आपकी बुक में, बॉक्स गिवन है इससे रिलेटेड, आपको उसको बस 4 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है, अपने अकॉर्डिंग पॉइंट्स बना देना। स्टोरी ही तो है ये कि भाई प्रोटेक्टोरेट स्टेटस था, ग्रोइंग डिसकंटेंट यहाँ पर डेवलप होगा, ऐसे करके 4 पॉइंट्स यू हैव टू मेक, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 2 मार्क के क्वेश्चंस की तरफ। नाउ लेट्स डिस्कस 2 मार्क के क्वेश्चंस। यहाँ पर टोटल 16 क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। देखो ये बात मैंने बुक 1 में भी बताई थी, बुक 1 वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में, कि 2 मार्क के क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, बट इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। इनको करने के लिए आपका अगर चैप्टर अच्छे से क्लियर है, आपने 4 मार्कर 6 मार्कर अच्छे से करे हैं, तो वहीं से भी आपके ये वाले 2 मार्क के हो जाएंगे, ठीक है। बट स्टिल वी आर डिस्कसिंग दिस 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूडिंग 2024 के PYQs और बाकी और भी ईयर्स के, राइट। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि इंडिया ने क्यों साइन नहीं किया CTBT को और NPT को, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसको हम डिस्क्रिमिनेटरी मानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली हमने इसलिए भी साइन नहीं किया बिकॉज हमारे बेकार रिलेशन है विद आर नेबर्स लाइक पाकिस्तान एंड चाइना, तो हमें पावरफुल बनना है, तो उसके लिए वी नीड कि हम न्यूक्लियर टेस्ट करें, राइट। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, आपको पहले और दूसरे 5 ईयर प्लान में डिफरेंसेस बताने हैं 2, तो एक तो आप बता देना कि ये कब लॉन्च होते हैं, वो डिफरेंस हो जाएगा। दूसरा किसने ड्राफ्ट किया वो आप बता सकते हो। एक बता देना ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, राइट। पहले का गोल था एग्रीकल्चर और जो दूसरे का गोल था इंडस्ट्री को डेवलप करना। देन उसके बाद आपको बताने हैं यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में 4 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु हैव लेड ए कोलिशन गवर्नमेंट। तो ये आपके हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, मनमोहन सिंह, यहाँ पर आपकी
कोलिशन एनडीए, यहाँ पर आपका कोलिशन यूपीए, ठीक है। बाकी एचडी देवे गौड़ा, इंदर कुमार गुजराल, राइट। देन यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है कि किस ईयर में पहली कोलिशन गवर्नमेंट इंडिया में बनती है, तो ये 1977 में बनती है और इसके पीछे का रीज़न वॉज दी एमरजेंसी। और कौन सी पार्टी आती है? जनता, ठीक है। कौन सी पार्टी आएगी? जनता पार्टी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जनता पार्टी वॉज जो कि पावर में आती है, और मोरारजी जो देसाई हैं वो बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। देन आपको 2 रिकमेंडेशन मंडल कमीशन की बतानी है। देखो मंडल कमीशन वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कहीं से भी बन सकता है क्वेश्चन। इनकी जो रिकमेंडेशन है वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो 2 मार्क का बना सकते हैं वो। तो मेक श्योर कि आपको उसके बारे में पता रहे कि भाई जो भी रिकमेंडेशंस है, भले वो 4 मार्क में आएंगे तो आपको एक्सप्लेन करना होगा, 2 मार्क में आएंगे तो खाली पॉइंट्स को लिख करके थोड़ा थोड़ा बता देना, ठीक है। तो यहाँ पर रिजर्वेशन की बात होती है इन जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। देन 6th नंबर का क्वेश्चन है, हाईलाइट करना है 2 रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर दी वायलेंस इन पंजाब ड्यूरिंग 1980s। तो ये तो हम कर ही चुके हैं, अभी 4 मार्क में मैंने आपको बताया ये वाला, राइट। देन 7th नंबर का क्वेश्चन है, आपको 2 स्टेट्स बताने हैं वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू फेस सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, ऑल्सो नेम द लीडर्स हु लेड दीज मूवमेंट्स। तो मिजोरम में लाल देंगा, नागालैंड में अनगामी जापू फीसो। देन 8th में यहाँ पर आपको इम्पैक्ट बताना है इमरजेंसी का, तो बहुत इम्पैक्ट आपको मिलेंगे। प्रेस सेंसरशिप हो जाती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि शक के आधार पे ही लोगों को जेल में डाला जा रहा था, ओपोजिशन लीडर्स को जेल में डाला जाता है, स्ट्राइक्स वर बैंड, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर आपको एनालाइज करना है, 2 कारण बताने स्प्लिट के, ये भी हम कर चुके हैं। तो वही मैं कह रहा था आपको कि 6 मार्कर 4 मार्कर से ही आपके निकल के 2 मार्क के बन जाएंगे। बाकी चैप्टर क्लियर है तो 2 मार्क के कहीं से भी बन सकते हैं, चैप्टर क्लियर है तो आप आराम से कर सकते हो, ओके। 10th नंबर का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 2 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपको बताने हैं ऑफ स्टेट पॉलिसी दैट एम टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो बता देना कि अच्छे रिलेशन बना के रखना, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो भी हैं उनकी रिस्पेक्ट हमें करनी है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स जो भी हैं आर्बिट्रेशन के थ्रू डिस्कशंस करके सॉल्व करने हैं। देन यहाँ पर 11th नंबर का कि जो साइनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट होता है यानी कि 1962 का इंडो चाइना वॉर होता है, वो कैसे ओपोजिशन को भी करता है अफेक्ट, ठीक है। तो इसमें आप देखते हो सीपीआई जो है वो स्प्लिट हो जाती है, सीपीआई एम बनती है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये हमने पढ़ा हुआ है। देन यहाँ पर 12th नंबर का क्वेश्चन है, हु वॉज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ सेकंड 5-year प्लान, व्हाट डिड द सेकंड 5-year प्लान स्ट्रेस अपॉन। तो सेकंड जो 5-year प्लान है उसके मेन आर्किटेक्ट कौन थे और किस पे फोकस किया जाता है, तो ये आपको मिलेंगे पीसी महालनोबिस, और फोकस वॉज ऑन द इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक्सप्लेन एनी 2 चेंजेस दैट केम इन इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 2014 एज कंपेयर टू दी पीरियड 1989 टू 2014। तो आपको बताना है कि 2014 के बाद हमारी पॉलिटिक्स में क्या चेंजेस आए हैं एज कंपेयर टू इससे पहले का जो टाइम है उसको अगर हम देखें तो आप देखोगे स्टेबल गवर्नमेंट है, बिकॉज बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो ठीक ठाक चल रही है, स्पेशली अगर आप 2014 से लेकर के 24 तक का देखते हो तो, राइट। और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, लीडर भी आपको स्ट्रॉन्ग मिलेंगे काफ़ी। उसके बाद 14th क्या है क्वेश्चन, डिफेक्शन के बारे में बताना है कि भाई जीतने के बाद आप क्या कर लेते हो, पॉलिटिकल पार्टी को चेंज कर लेते हो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स या पर्सनल बेनिफिट्स की वजह से, लेकिन इसको बैन कर दिया गया था 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ को पास करके। 15th क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि आप मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के इम्पैक्ट बता दो। तो एक तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में आप बता देना कि जॉब्स वगैरह की रिजर्वेशन होती है तो इनको अच्छी खासी जॉब्स मिलती हैं, एजुकेशन में ये लोग अच्छा खासा पार्टिसिपेट कर पाते हैं। और एक नेगेटिव में आप बता सकते हो कि भाई यहाँ पर क्या होता है, इसकी वजह से वायलेंस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा होती है, दंगे वगैरह भी होते हैं। देन यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है 16th नंबर का कि जो इंडिया का जो एक्सपेरिमेंट है विद यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इसको बोल्ड और रिस्की क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो उस टाइम पे ना यहाँ पर एक ही साथ सभी को वोटिंग के अधिकार नहीं दिए थे किसी भी कंट्री ने, बहुत ही कम ऐसी कंट्रीज़ आपको मिलेंगी। इवन जो बड़ी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ थी उन्होंने तो काफ़ी सारे बेसिस बनाए हुए थे, सभी को एक साथ नहीं अलाउ किया था कि वोटिंग के राइट्स मिल जाएं। इंडिया ऐसी कंट्री जिसमें काफ़ी लोग इलिटरेट थे,
और इंडिया ने सभी को वोटिंग का राइट दे दिया, तो ये बाहर की कंट्रीज़ को लग रहा था कि भाई डेमोक्रेसी तो ऐसी कंट्री में ही आ सकती है जो काफ़ी बढ़िया हो, डेवलप्ड हो, ठीक है, और उसमें भी धीरे धीरे करके सभी को वोटिंग के राइट्स देना। इंडिया ना तो इतनी डेवलप है, ना लोग इतने पढ़े लिखे हैं, ऊपर से कॉलोनियल रूल तो है ही, और ऊपर से यहाँ पर मतलब रहा है कॉलोनियल रूल, और ऊपर से हमने क्या कर दिया, सभी को वोटिंग के राइट्स एक ही साथ दे दिए। तो ये बड़ा बोल्ड और रिस्की लग रहा था मूव कि क्या इंडिया में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो भी पाएगी या नहीं, ठीक है। तो ये आपको इसमें बताना है। तो आई होप आपको मिली है क्लैरिटी कि भाई कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर आपने वन शॉट वीडियो को देखा है या फिर आपके चैप्टर्स पहले से ही अच्छे से क्लियर हैं तो आप समझ पाओगे कि किस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं और कैसे उनके आंसर को लिखना है, पेपर में कैसे प्रेजेंट करना है, हर चीज़ मैंने आपको बता दी। ओके, एक बार वीडियो को पॉज करके जो भी स्क्रीन पे क्वेश्चन के आंसर हैं रीड कर लेना, समझ में आपको आ जाएंगे। तभी मैंने कोशिश करी है कि आपको पॉइंट्स के थ्रू ही सब कुछ अच्छे से बता दूं ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए, ठीक है। चलिए फिर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए और बाकी आपको और भी काम की पीडीएफ चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ, नोट्स, तो आप ये वाला कोर्स कर सकते हो बाय, जो कि 199 में अवेलेबल है। आपको सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा, यू कैन डाउनलोड और रीड आप कर सकते हो। आप कई सारी आप यहाँ पर बैच नोट्स ढूंढ रहे हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ को ढूंढ रहे हो, तो एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें इसी कोर्स में मिल रही हैं। काफ़ी बच्चे इसको बाय कर चुके हैं, आप भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक मिलेगा लिंक वेबसाइट का, आप उसके थ्रू भी बाय कर सकते हो, या फिर आप इस वाले ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ह्यूमैनिटीज़ लवर ऐप आपको मिलेगा। यहाँ पर आप कोर्स में जाओगे तो यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर कोर्स। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर ये वाला कोर्स आपका हो जाएगा ओपन, और उसके बाद फिर आप कोर्स लाइब्रेरी से यहाँ पर जा करके इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। यू कैन डाउनलोड ऑल दी पीडीएफ्स, और सारी पीडीएफ आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी। इतना कर लो, इनफ है। वीडियोस के थ्रू समझ लो जो भी चीज़ें हैं और पीडीएफ्स को रीड कर लो, आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर ऐसी काम की वीडियोस और भी आएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी काम की वीडियोस आपको और भी अभी मिलेंगी, राइट। हिस्ट्री की भी तैयारी हम करने वाले हैं, और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी, एंड प्लेलिस्ट को शेयर कर देना विद ऑल योर फ्रेंड्स जिनको भी डर लग रहा है पॉलिटिकल साइंस में, जिनको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, शेयर कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।